बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस यानी संबंध एवं फलन। ये एक आपका क्विक रिव्यू होगा। वापिस से जो हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, पूरी प्रश्नावली पढ़ ली है। सवाल अभी कई उदाहरण के तौर पर हमने किए हैं, लेकिन प्रश्नावली हमने शुरू नहीं की है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो आप चुटकियों में सारे सवाल कर लोगे। तो मैं एक बार को इसका क्विक रिव्यू कर रहा हूं, आप देखते जाइए। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिलेशन एवं फंक्शन यानी संबंध एवं फलन, जो आपके चैप्टर नंबर 2 है उसकी बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कर्मित समुच्चय। ऑर्डर्ड जो पेयर कहा गया उसको अपन बोलते हैं कर्मित समुच्चय। देन फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कार्तीय निर्देशांक पद्धति जो है उसके बारे में बात करेंगे। कार्तीय निर्देशांक पद्धति। फिर समतल क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश जिसकी बात करें अपन। संबंध क्या है, उसका प्रांत क्या है, परिसर क्या है, फलन क्या होता है, मैपिंग किसे कहते हैं। मैपिंग का मतलब कोई ज्यादा विशेष चेंज की बात नहीं है। हम लोग ऐसे बना करके ऐसे फलन को शो करते थे ना, उसको मैपिंग बोलते हैं। इसी तरीके से 1-to-1 फंक्शन कल बात करी थी, एक एक ही फलन। एक एक ही फलन क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज अपन पढ़ने जाएंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा जांच। इस ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा हम जांच कर लेंगे कि कोई भी फलन है या नहीं है। देखो फलन है या नहीं है उसके लिए मैंने कुछ शर्त बताई थी, कुछ आसान तरीके बताए थे। आज एक और आसान तरीके की बात करेंगे जो कि आपके पास होने वाला है वर्टिकल लाइन टेस्ट यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जांच। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो आपके पास स्वतंत्र चर है वो क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो आश्रित चर होते हैं, किसी पर आश्रित होते हैं, वो क्या होते हैं। और इसके अलावा किसी भी फंक्शन के लिए जो नोटेशन काम में ले लेते हैं, जो प्रतीक काम में लेते हैं, वो क्या क्या है, वो सब हम जानने वाले हैं। तो अभी हमने शुरुआत नहीं की। आई थिंक जितने भी कनेक्ट होने थे हो गए होंगे। तो आर यू रेडी? आप सब लोग रेडी हो बेटा? यस सर। ओके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। यहां पर आपको एक घोड़े का चित्र दिख रहा होगा और उस पर एक टेबल बनी हुई नजर आ रही होगी आपको। टेबल में यहां लिख रखा है केट, काऊ, डियर, डॉग, हॉर्स। ऐसे परेशान मत होना कि अंग्रेजी में है। अरे केट, काऊ, डियर, डॉग, हॉर्स ये तो हम सब जानते हैं। केट यानी बिल्ली, काऊ यानी गाय, डियर हिरण, डॉग कुत्ता, हॉर्स घोड़ा। और इनकी फिर इधर संख्या लिख रखी है आगे। इधर तो लिख रखी है 12, 15, 8, 12, 20 और इधर लिख रखा है 28, 30, 20, 20, 50। ये है क्या? एक उदाहरण है। ये उदाहरण है कोई भी जो जानवर है उन जानवरों के लिए औसत जीवन काल कितना होता है वो तो लिखा हुआ है यहां पर, औसत जीवन काल। और ज्यादा से ज्यादा वो जीवन काल कितना हो सकता है वो लिखा हुआ है यहां पर। मैक्सिमम अगर अपन बात करें, मैक्सिमम उसकी लाइफ कितनी है, जीवन कितना है, वो यहां पर लिखा हुआ है। इनको याद नहीं करना है। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि बिल्ली जो है उसका औसत जीवन काल होता है 12 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा बिल्ली जी सकती है 28 वर्ष। ऐसे ही घोड़े के लिए है, ऐसे ही कुत्ते के लिए अलग अलग जीवन काल दर्शा रखा है। तो ये जो इस तरह से डेटा है, क्या मैं बिल्ली के लिए ऐसे लिख सकता हूं 12,28 और फिर मैं आपको पूछूं बताओ इसमें 12 क्या है और 28 क्या है? तो आप कह दोगे सर 12 तो क्या है, औसत जीवन है, और 28 इसका ज्यादा से ज्यादा जीवन काल हो सकता है। ऐसा ही तो बोलोगे आप। अगर मैं ऐसे लिख दूं घोड़ा यानी हॉर्स और 20,50 तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर 20 तो है इसका औसत जीवन काल और 50 जो है वो इसका हो गया अधिकतम जीवन काल। इस तरह से किसी भी राशि को लिखना कहलाता है कर्मित समुच्चय। आपने एक शब्द पढ़ा था बेटा कर्मित समुच्चय।
तो ये जो बना रखा है अभी छोटे कोष्टक में, ये तो होता है समुच्चय, और एक कर्म के आधार पर लिखा है तो इसलिए लिखा कर्मित समुच्चय। अगर मैं कह देता 20,12, 20,12 अगर मैं लिख देता तो क्या ये कर्मित समुच्चय? सारणी को देखकर बता सकते हो क्या आप? नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि सर क्रम वाइज नहीं है ना इसमें। कर्म वाइज नहीं है। इधर अगर 20 ले भी ले तो 20 तो यहाँ है, इसके साथ 12 आना चाहिए, 12 तो है ही नहीं। इसका मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, तो ये कर्मित समुच्चय नहीं है। तो मुझे बताओ, ये जो भी अभी चित्र बना रखा है इसमें मैं आपको केवल ये समझा रहा था कि कर्मित समुच्चय क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है 12,28, ये रहा 12 और 28, 15,30, 8,20, 12,20, 20,50, ये सब के सब क्या है, कर्मित समुच्चय है बेटा। तो अब अगर आपसे कोई कर्मित समुच्चय पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कर्मित समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो कर्मित समुच्चय का मतलब ये हो गया कि एक क्रम के आधार पर होने चाहिए। अगली स्लाइड। आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ पर ये जो डेटा है 12,28, 15,30, 8,20, ये जितना भी डेटा है उसको ग्राफ में प्रदर्शित कर रखा है। अगर हम खुद अलग से एक ग्राफ बनाए, जैसे सपोज करो ये मैंने एक ग्राफ बना लिया ऐसे, यहां पर आपको पता है ज्यादा से ज्यादा यदि पहली वाली जो वैल्यू है जिसको हम औसत जीवन काल कहें वो क्या है, 12, 15, 8, 12, 20 है। तो चलो यहां पर मैंने लिया 4, यहां पर 8, यहां पर मैंने ले लिया 12, यहां पर ले लिया 16, यहां पर ले लिया 20। ठीक है, अब सेकंड वाली जो वैल्यू है, दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है, कुल अधिकतम जीवन काल क्या है, उसकी वैल्यू 28, 30, 20, 20, 50, यानी अधिकतम है 50। चलो, तो इधर मैंने लिया 10, 20, 30 और थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे तो 40 और 50, लास्ट वाला हो गया 50। अब आप सब लोगों ने बेटा 10वीं क्लास में ग्राफ खींचना बनाया था। 12,28 के लिए इसमें ग्राफ में क्या बिंदु होगा, तो 12 तो ये रहा, इसके सामने 28 कहां होगा, 20 और 30 के बीच में होगा कि नहीं होगा, तो 20 और 30 के बीच में ये बिंदु ले लिया, ये हो गया 28। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूं 15,30 कहां पर होगा, तो 15 और 30 के इधर से देखो 15, 12 और 16 के कहीं बीच में 15 है, और इसके सामने कितना होना चाहिए, 30, तो 30 ये रहा, इससे थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यही तो बिंदु यहाँ दर्शा रखे हैं, देखो ये वाला, ये वाला, यही दर्शा रखे हैं, ऐसे जो मैं अभी बनाऊंगा वही वहां पर दर्शा रखे। तो आप एक चीज देख सकते हो कि आप समुच्चयों को, कर्मित समुच्चयों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो। कर्मित समुच्चयों को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्राफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन एक बात गौर करना, ग्राफ में दो बिंदुओं के लिए केवल एक बिंदु काम में आ रहा है। ये अकेला जो बिंदु है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, इधर से चेक करो ये कहाँ है, 5 और 10 के बीच में, तो 5 और 10 के बीच में इधर से कुछ मान होगा, इधर से 20 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी हाँ 8 है ना इधर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 और 20 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8,20। देखो यहाँ पर ये 8,20 है, इधर से तो 5 और 10 के बीच में 8, सामने चले गए तो 20। आप सबको पता है एक्स और वाई हमारे पास होता था, हम ग्राफ बनाते थे तो किन्हीं दो बिंदुओं के लिए एक ही बिंदु होता था प्रदर्शित करने के लिए। तो ये हो गया कर्मित समुच्चयों का ग्राफीय निरूपण, यानी ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति। ये भी आपने पढ़ रखी है, पर इस क्लास में आपके फिर से वापस इसका रिपीटेशन है, इसका रिवीजन है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति का मतलब होता है किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पद्धति काम में लेते हैं, एक सिस्टम काम में लेते हैं। उस सिस्टम में एक तो होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिले हुए इस समुच्चय को, इस संबंध को, इस पद्धति को हम लोग बोल देते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जिसमें आप देख सकते हो कि ये होगा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इधर x का धनात्मक मान होता है तो इधर x का क्या होगा बेटा, उधर धनात्मक, तो इधर क्या, ऋणात्मक, और y का ऊपर धनात्मक तो नीचे क्या, ऋणात्मक। ऋणात्मक। तो इस आधार पर आप बता सकते हो कि पहले वाले में बताओ दोनों चिन्ह प्लस के आएंगे एक माइनस के। हमेशा ध्यान रखो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है।
तो इसलिए इस पहले चतुर्थांश में दोनों के दोनों क्या प्लस, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसे इधर आप देखो x होता है माइनस का लेकिन y प्लस का, तो पहले y नहीं लिखा जाता, पहले x लिखा जाता है, इसलिए माइनस और फिर प्लस। देखो ये लिखा हुआ। ऐसे इधर ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस कोमा माइनस। इस दिशा में जाएं तो पहले x देखा जाएगा, x है प्लस, y नीचे है इसलिए वो माइनस। देखो ये लिखा हुआ माइनस माइनस और इधर लिखा हुआ प्लस और माइनस। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है, जो कि आपने 10th क्लास 9th क्लास में अच्छे से पहले से पढ़ रखी है। अगली स्लाइड। अब हम बात करेंगे कि रिलेशन यानी संबंध क्या होता है। तो जैसे अभी हमने देखा था कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो x और y के बीच में एक संबंध था। हम किसी भी पॉइंट को अगर दर्शाते थे तो यही दर्शाते थे x, y। पहला वाला बिंदु x होगा, दूसरा वाला बिंदु y होगा। ये क्या था? संबंध। इस संबंध में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या तो होता है प्रांत, क्या होता है परिसर, ये सारी बात अपने को करनी है। तो प्रांत होता है x और y का जो भी मान होगा वो क्या होगा? परिसर। तो इंग्लिश में प्रांत को बोलते हैं डोमेन, जो कि x कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत। और इसी तरह से रेंज की बात करें, परिसर की बात करें तो परिसर होता है y। अभी बताया था परिसर क्या होगा? y। अब बात कर लेते हैं ग्राफ क्या होगा। तो अभी बताया मैंने, ग्राफ होगा इन दोनों x और y का एक ही बिंदु, एक बिंदु से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके पास एक सवाल दे रखा है, इस सवाल में आपको बताना है 2, -6, 1,4, 2,4, 0,0, 1, -6 और 3,0 है। आपको यह बताना है इसमें प्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो देखो बेटा, मैंने कल ही बताया था, आपको पहले से समझा दिया था कि प्रांत का मतलब होता है जो x का मान होता है, वो x का मान हमेशा पहले नंबर पे होता है। तो इसमें x का मान क्या क्या हो सकता है? देखो x का मान 2 हो सकता है, फिर क्या है 1 है, फिर 2 वापस आ गया तो रिपीट नहीं करेंगे, 0 है, 1 वापस आ गया रिपीट नहीं करेंगे, 3 है। तो इनको वापस अगर सही ढंग से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3। समझ में आ रही है बात? ये हो गया प्रांत। ये क्या है? प्रांत। परिसर क्या होंगे? जो सेकंड नंबर पे है वो परिसर। तो यहां पर देखो माइनस का 6, 4 आ गया 0, 6 आ गया 0, तो -6, 0, 4 ये हो गया बेटा परिसर। आपको बात समझ में आई? अब हमेशा ध्यान रखना, मंजिला कोष्टक जब कभी भी काम में लेते हो तो ये समुच्चय को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? समुच्चय को। मंजिला कोष्टक समुच्चय को दर्शाता है। और आपने अभी देख लिया होगा कि हम जब कभी भी प्रांत परिसर दर्शाते हैं तब कोई भी संख्या रिपीट नहीं करते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। यही लाइन यहां पर लिख रखी है कि व्हेन राइटिंग द डोमेन एंड रेंज डू नॉट रिपीट वैल्यूज। वैल्यूज को, संख्याओं को वापस रिपीट नहीं करते हैं। ये बातें सारी समझा रखी है आपको, ठीक है? रिवीजन चल रहा है ये। हाँ भाई, इसमें बताओ सबसे पहले तो प्रांत बताओ, प्रांत क्या है? कौन बताएगा प्रांत? फटाफट अपने अपने आंसर लिखो। जो आंसर है मैंने ढक दिया है। आप बताओ प्रांत क्या है, फिर बताओ परिसर क्या है। प्रांत और परिसर बताओ। भरत ने बता दिया है प्रांत। भरत बेटा इनको अरेंज करके लिखो। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। अब परिसर भी अरेंज करके लिखना बेटा। पंकज बिल्कुल सही उत्तर है, पवन बिल्कुल सही, मंजू बिल्कुल सही है बेटा, सुमन वेरी गुड, आपका भी सही है। हाँ, सभी को वेरी गुड। परिसर बताओ फटाफट इसका, फटाफट इसका परिसर बता दो। देखे परिसर बता दिया है, -1, -3 और 3 और 6। -1, -3, 3 और 6, ये 4 होंगे परिसर। जरा चेक करें आंसर। चलो आंसर चेक करते हैं। तो आंसर होगा ये वाला।
2 3 4 6 ये तो है प्रांत और -3 -1 3 और 6 ये है परिसर। आप सबको अपने उत्तर मिल गए होंगे। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो अगली स्लाइड पर चले। अब अगली स्लाइड, इसके अंदर आपको ये बता रखा है एक ग्राफ। अभी जो बिंदु लिए थे उनको ग्राफ से प्रदर्शित कर रखा है। 2,3 दोनों पॉजिटिव है तो इधर ही आएंगे, पहले वाला नेगेटिव तो इस साइड आएगा। अभी देखा था हमने, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। इसी तरह से ये द्वितीय। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। हाँ बेटा, बोलो बेटा। आपकी आवाज धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे आ रही है? ओके, जस्ट अ सेकंड, अभी सही आ जाएगी। अभी सही आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि देखो बेटा, उन्हीं बिंदुओं को जो भी आपने देखा था इससे पिछली वाली स्लाइड में, ये जो बिंदु थे इनको हमने किस तरह से प्रदर्शित कर दिया, ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया। अगर इस तरह के बिंदु दे रखे हो तो ग्राफ में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने 8 और 9 में पढ़ लिया। तो यहाँ पर वही चीजें लिख रखी है। अगर आपसे पूछ ले बताओ इनके लिए प्रांत क्या है, परिसर क्या है, तो जो x का मान होगा वो तो प्रांत हो जाएगा, जो y का मान होगा वो क्या हो जाएगा, परिसर। तो देखो जरा, 2 3 -1 और -4, ये चार मान एक नहीं है, तो ये तो यहाँ पर लिखा है -4 -1, 0 कहाँ रह गया, ये 0 भी है। तो 0 2 और 3 ये सारे के सारे हो गए प्रांत, और इनके अलावा जो साइड वाली वैल्यू है वो सारे क्या हो गए, परिसर। समझ में आई बात बेटा? प्रांत और परिसर क्लियर? यस सर। अब ये बात हो रही है कि जो भी संबंध होते हैं उनको किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। तो संबंध को हम लोग कर्मित समुच्चय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभी आपने देखा, कर्मित समुच्चय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, आप उनको एक सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कुत्ता बिल्ली घोड़ा वो वाली सारणी बताई, सारणी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा आपने देखा ग्राफ, हम उनको ग्राफ में भी व्यक्त कर सकते हैं। और चौथा अब हम पढ़ेंगे मैपिंग। क्या पढ़ेंगे? मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब होता है दो ऐसे आप क्या बना दोगे, ओवल। दो ओवल मतलब दो गोलाकार आकृतियां बना दोगे। इसमें तो आप x की सारी वैल्यूज रख दोगे, इसमें y की वैल्यूज रख दोगे, इनको मिला दोगे आपस में, तो वो क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है? मैपिंग। मैपिंग। तो हमने मैपिंग सीख ली ना पहले, इससे पहले देखा था ना। चलो आगे देखते हैं एग्जांपल से। देखो, अगर आपके पास इस तरह से दे रखा हो कोई एक संबंध, तो उसको टेबल के रूप में कैसे लिखें? x का मान 3 है, ये रहा 3, फिर 7 है, ये रहा 7, फिर 0 है, ये रहा 0, फिर -2 है, ये रहा -2, फिर -5 -5 3 3। ऐसे ही y के मान 4 2 -1 2 0 3 ये यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप सारणी के रूप में, टेबल के रूप में आप समुच्चयों को और उनके संबंध को प्रदर्शित कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मैपिंग। तो मैपिंग के लिए ये जो बता रहा है वो यही बात है कि आप दो इस तरह के दो आकृतियां बनाओ, उसमें अवयव भर दो, ए बी सी डी, 1 2 3 इस तरह से भर दिए, फिर इनको लाइनों से जोड़ दो। अगर आप इनको लाइनों से जोड़ देते हो तो ये कहलाती है मैपिंग। इसको हम बोलते हैं मैपिंग। जैसे ये देखिए, 2 -से 1 4 2 4 0 0 1 -से 3 और 0 है। इधर मैंने लिखा 2 1 0 3, इधर लिखा 6 4 0, क्योंकि है ना यहाँ पर 6 माइनस का 6, फिर 4 आ गया, फिर 0 माइनस का 6 और 0। तो जो भी परिसर है वो तो लिख दिए इधर, और जो भी प्रांत है वो लिख दिए इधर, फिर आपने इनको जोड़ दिया। अगर यहाँ पर है -6, अगर यहाँ पर है -6, यहाँ है 4 और यहाँ है 0, तो बेटा इनको किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए जरा, 2 को हम किससे जोड़ते हैं? 2 के साथ -6, तो देखो 2 को -6 से जोड़ दिया। इसी तरह से 1 किससे जुड़ेगा? 4 से, ये देखो 1 4 से जुड़ गया। इसी तरह से 2 किससे जुड़ेगा? 4 से जुड़ गया।
फिर 0 किसके साथ, 0 0 के साथ, 1 किसके साथ, -6 के साथ, 3 किसके साथ, 0 के साथ। तो ये सारे के सारे अभी कनेक्शन जो पहले बने हुए थे वही मैंने वापस बना करके बताए। आप लोगों ने पहले ऐसे कर रखा है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखो बेटा, अभी तक जो भी पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष है रिलेशन यानी कि संबंध। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और संबंध का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, प्रांत और परिसर का एक समुच्चय संबंध कहलाता है। इनपुट और आउटपुट का एक समुच्चय, प्रांत और परिसर का एक समुच्चय क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। उसको 4 तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला तरीका आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं कर्मित समुच्चय। पता है बेटा इसको क्या बोलते हैं? कर्मित समुच्चय। बताओ ये सेकंड वाला इसको क्या बोलते हैं? सेकंड वाला जो आपको ऐसे बना रखा है, एरो से जो दर्शा रखा है, तीर के निशानों से जिनमें जोड़ रखा है, मैपिंग। इसको बोलते हैं मैपिंग। और ये जो डायग्राम बन रखे हैं उनको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। तीसरे वाले तरीकों में हमने सारणी से दर्शा रखा है, और चौथे वाले तरीके में हमने किससे दर्शा रखा है? ग्राफ से दर्शा रखा है। यानी आपने अभी तक जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि किसी भी रिलेशन को 4 तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला तरीका कर्मित समुच्चय, मैपिंग, सारणी और ग्राफ। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। फंक्शन क्या है? हम बात करें फंक्शन यानी कि फलन। फलन क्या होता है? तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फलन का बहुत अच्छा तरीका बताया कि फलन को याद कैसे करते हैं। फलन जो होता है वो एक जूसर मशीन की तरह होता है, ऐसा मैंने आपको बताया, जिसमें जैसा फ्रूट डालोगे वैसे ही आपको जूस मिलेगा। ठीक है, तो वो आपके पास एक तरह से क्या, उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है। फंक्शन में जैसे मान लो आपने उसके अंदर सपोज करो मैंगो डाला, डायरेक्ट नहीं डालना है, गुठली निकाल के डालना वरना खराब हो जाएगा। नहीं करोगे ना ऐसा तो? हाँ, तो जूसर में आपने गुठली निकाल करके वो जो आम है वो अगर उसके भीतर डाल दिया, छिलका हटा करके, तो वो उसका क्या कर देगा? जूस बना देगा, मैंगो जूस तैयार कर देगा। इसी तरह से अगर आपने उसमें बनाना के टुकड़े अगर उसमें डाले तो वो बनाना जूस बना देगा। इसी तरह से आप उसमें और भी जो भी फ्रूट्स होते हैं इस तरह के, वो अगर जैसे आप उसमें डालते हो, जैसे आपने उसमें ग्रेप्स डाल दिए, अंगूर डाल दिए, तो वो आपके पास ग्रेप्स का जूस बना देगा, है ना। तो यहाँ पर उसका कार्य क्या है? जो भी वहां पर फ्रूट डाला जा रहा है उसका जूस बनाना, वो उसका हो गया फंक्शन। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से और भी बहुत सारी मशीनें होती है। फोटोकॉपी मशीन है, काम क्या है? जो ये पेपर रखा उसकी फोटोकॉपी करके देखेगा, आपने हाथ रखा हाथ की फोटोकॉपी दे देगा, तो वो उसका फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही फंक्शन है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो अब अपन चेक कर रहे हैं कि कोई भी संबंध है वो फंक्शन है या नहीं है, फलन है या नहीं है, उसकी जांच कैसे की जाए। तो मैंने जांच करने का तरीका बताया था, मैंने कहा आप मैपिंग डायग्राम बनाओ, और मैपिंग डायग्राम में इधर का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर इधर का कोई भी अवयव छूट गया तो वो फलन नहीं होगा। एक शर्त तो ये थी। और मैंने कहा था बेटा इसको समझ लो बेटा है और उसको समझ लो माँ है। अब आप समझ लो कि अगर इसमें ऐसा कोई संबंध आ रहा है, जैसे मान लो कि कोई भी बेटा है उसकी कोई माँ ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। इसी तरह से एक बेटे की 2 माँ हो गई तो वो भी संबंध नहीं है। जैसे मान लो मैंने इसे लिख दिया बेटा, मैंने लिखा 2,6 और 2,7, क्या ये संभव है क्या? 2 की माँ 6 भी है, 2 की माँ 7 भी है, संभव नहीं है। तो ये फलन नहीं है, ये संबंध नहीं हो सकता। समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं। तो व्हाट इज ए फंक्शन? एक फलन क्या होता है ये देखिए आप। जैसे मैंने लिखा -3,1, 0,2, 2,4, इधर मैंने प्रांत लिख दिए, इधर लिख दिए परिसर। प्रांत आपके पास है -3, 0, 2, परिसर है आपके पास 1, 2 और 4। एक का एक से रिलेशन है, कल एक एक ही पढ़ा था हमने। चलो एक एक ही हो या ना हो, फिलहाल आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर इधर का ये जो अवयव है ना, उसका इधर के 2 अवयवों से संबंध नहीं हो सकता। यानी ऐसे नहीं कि -3 का 1 से, -3 का फिर आपने कह दिया इस 2 से भी है। ऐसा अगर कभी हो जाता है तो वो फलन नहीं, अदरवाइज वो फलन होगा। ठीक है, चलो अगली वाली स्लाइड पे चलें।
तो यहाँ पर देखो, अभी वहां पर जो था एक का एक से रिलेशन, क्या यहाँ पर एक का एक से रिलेशन है बेटा? क्या यहाँ पर एक का एक से रिलेशन है? देखो, -1 का 5 से, 1 का 3 से, 4 का वापस 5 से, तो यहाँ पर एक एक की फलन नहीं होकर के कौन सा फलन हो गया? बहुएकी फलन। बहुएकी बोलते हैं। बहुएकी फलन का मतलब इस -1, यानी ये समझो ना, 5 जो मात्रा दी है वो किस किस की मात्रा दी है? वो -1 की भी मात्रा दी है और 4 की भी मात्रा दी है, यानी -5 के दो पुत्र हो गए, -1 और 4। अब पुत्रियां कह लो, दो पुत्रियां हो गई, -5 के, सॉरी 5 के -1 और 4। 3 की दो पुत्री है वो कौन हो गई? 1। सब है ऐसा, ठीक है? तो ये रिलेशन है। अब बताओ, इसमें चेक करो। देखो बेटा, 5 की मात्रा दी 6, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। -3 की मात्रा दी 6 भी है और 0 भी है, दोनों हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं। फलन नहीं नहीं है, है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? नॉट ए फंक्शन, फलन नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर एक संबंध दे रखा है, ये इस तरह से, इसमें पूछा है डोमेन क्या है, यानी प्रांत क्या है। तो प्रांत आपको पता है, जो भी इसमें पहले पहले नंबर पे होंगे वो सारे प्रांत होंगे, जो बाद में थे वो परिसर होंगे। अब आपको ये बताना है कि ये फलन है या नहीं है, चेक करके बताओ जरा, ये फलन है या नहीं है? ये जो संबंध है वो फलन है या नहीं है, चेक करके बताओ। कैसे चेक करोगे? मैपिंग डायग्राम से। मैपिंग डायग्राम बना करके आप बता सकते हो कि फलन है या नहीं। फटाफट बताओ बेटा। सर ये फलन नहीं है। नहीं है? क्यों बेटा, ऐसा क्या मिला आपको कि ये फलन नहीं है? सर इसमें -4 की भी माँ 3 है और 2 की भी 3 है, तो माँ तो देखो, -4 की भी 3 हो सकती है, 2 की भी 3 हो सकती है ना। सर सर सॉरी सॉरी, हाँ, गलती हो गई। ओके, कोई नहीं। तो ये फलन है, बिल्कुल। जिन्होंने जवाब दिया है, कईयों ने यस, बिल्कुल बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये फलन है। आप इसमें ये माँ और बेटे का कभी, अभी तो अपन आपस में केवल आप और मैं, आपका टीचर और मेरे स्टूडेंट्स, केवल हम दो ही हैं। अगर कहीं बाहर ऐसे जाए माँ बेटा, ये फिर वो सही नहीं होगा। फिर उसका एग्जैक्ट आंसर अगर आपको देना है ना बेटा, तो कल एक दिन बताया था मैंने आपको, कल बताया हुआ, इससे पहले के दिन बताया, फिर आप उसको ऐसे बताते हो कि इधर वाले जो भी होते हैं, जैसे मान लो एक्स में लिखने का ये वाई है, तो ये तो होते हैं एक्स के लिए जो वाई है वो तो होते हैं प्रतिबिंब, इनको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। और वाई के लिए एक्स क्या होता है? पूर्व प्रतिबिंब। तो आप माँ बेटा ना बोल करके क्या बोलोगे फिर? कि वाई के लिए आप कह सकते हो ना, वाई के लिए दो पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो सकते, वाई के लिए दो पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो सकते। उल्टा बोल दिया। हाँ, मान दो नहीं हो सकते, तो आप ये बोल सकते हो एक्स के लिए दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। इसके लिए ध्यान रखना, एक्स के लिए दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। प्रतिबिंब का मतलब क्या है, मैंने आपको याद रखने के लिए बताया मां, तो एक्स के लिए दो माएं नहीं हो सकती। बताओ, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? यस सर ओके, तो चले अगली अगली स्लाइड पर। सर इसमें ये -2 है, ऊपर देखो 2 है, -1 का 2 से है, तो ये परिसर में -2 कैसे है? -2 तो है ही नहीं। -2 है ही नहीं, वेरी गुड। चलो, इसका मतलब आप बिल्कुल ध्यान देकर के देख रहे हो
यहाँ गलती से -2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर देखो आप लिख सकते हो -4 बिल्कुल है यहाँ पर, फिर -3 ये रहा -3, -2 तो -2 कहीं नहीं है, तो -2 इसमें नहीं लिखेंगे, 3 है बिल्कुल है। तो या तो आप यहाँ पे -2 हटा करके +2 कर लो, या मान लो इसको -2 कर दो, इसको -2 करेंगे तो इसको -2 लिख देंगे ना फिर तो, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो सही है, और ये फलन तो है ना बेटा, क्यों? क्योंकि x के लिए 2 प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। क्या हो रहा है कहीं पर? नहीं सर, वो ऐसे गलती हो गई थी। हाँ चलो ओके। अब आपको ये बताना है इसके अंदर कि कौन सा तो फंक्शन है और कौन सा नहीं है। आप बता दोगे कौन सा तो फंक्शन है और कौन सा नहीं है। इन दोनों में से बताओ कौन सा तो फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो ज्यादा नहीं सोचना, बस वो एक लाइन याद रखना, x के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, x की 2 माएँ नहीं हो सकती। यहाँ 4 की माँ 12, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो सही बात है। 4 का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब है जो कि 12, 5 का एक ही प्रतिबिंब है जो कि 15, 6 का एक ही प्रतिबिंब है जो कि 18, 7 का एक ही प्रतिबिंब है 21, 8 का एक ही प्रतिबिंब है 24। तो ये तो फलन है, समझ आ रही बात। लेकिन अगर आप बात करो इधर वालों की, तो 4 का प्रतिबिंब 12 भी है और 4 का प्रतिबिंब 15 भी है, 4 की माँ 12 भी है, 4 की माँ 15 भी है। क्या ये संभव है? नहीं। क्या ये संभव है? नहीं सर। तो ये फलन नहीं, इसका मतलब ये जो है वो फलन नहीं। वापिस से बेटा इनके अंदर बताओ, हो सकता है गलत लिखा हो, जरूरी है सही है। वैसे इन्होंने लिख रखा है ये फलन है और ये फलन नहीं। आप चेक करो, लेकिन नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। बताओ बेटा, पंकज, पवन, सुमन, भरत। सर फंक्शन है, इसमें तो x का किसी भी 2 के साथ संबंध नहीं है। मंजू, यस बेटा। सर ये पहले वाला तो है फंक्शन और ये नहीं है। ठीक है, वो तो बात ये कह रहा है खुद ही, लेकिन आपको कारण बताना। सर कारण पहले वाले में x का संबंध है, वो y के साथ, x का संबंध y वाले 2 के साथ नहीं है। पहले वाले में आप ये कह सकते हो प्रत्येक x के लिए y में एक ही पूर्व प्रतिबिंब है। हाँ। ये लाइन याद रख लेना, ऐसे जो मैं लिख रहा हूँ, प्रत्येक x के लिए y में एक ही पूर्व प्रतिबिंब। इधर चेक करो, 5 का पूर्व प्रतिबिंब 4 भी है, सॉरी प्रतिबिंब 5 का प्रतिबिंब 4 भी है, 5 का प्रतिबिंब 7 भी है। ये गलत बात हो गई क्यों गई? हो गई। तो आप ये लिखोगे चूंकि x के लिए y में 2 प्रतिबिंब है जो कि संभव नहीं हो सकता, अतः ये फलन नहीं। ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक इसी प्रकार ये भी है। तो यहाँ पर फटाफट से चेक करो, देखो यहाँ सबके लिए एक एरो आ रहा है ना, किसी भी एंड पर एक एरो आ रहा है, एक ही तीर का निशान, लेकिन यहाँ देखो इस जीरो पर 2 तीर के निशान आ गए, तो ये भी फलन नहीं है। समझ आ गई बात? यस और नो? यस सर। हाँ, यस सर। वापिस देखो यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई कंडीशन, यहाँ एक के साथ 2, 4, 6, 8, 10, 12 लगे, यहाँ 4 यहाँ पर भी है। चलो 4 तो हो सकता है, लेकिन 2 का 4 है, 2 का 4, ये तो सही बात है। देखो बेटा, यहाँ 1 के साथ भी 2 है,
यानी एक का प्रतिबिंब 2 है और एक का प्रतिबिंब क्या है 5। ये बात गलत हो गई ना बेटा? 2 प्रतिबिंब हो गए कि नहीं हो गए एक के? हो गए। तो इसका मतलब ये फलन नहीं। नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये भी एक उदाहरण है। तो अब हर एक में वही बात हो रही है। देखो -2 का यहाँ पर 6 आ रहा है, -2 का 20 उत्तर आ रहा है। 2 फलन हो गए, जो 2 प्रतिबिंब हो गए, तो ये फलन नहीं। ठीक है, नहीं है। बाकी सब स्टूडेंट ध्यान पड़ रहा ना बेटा? अब आपको ट्राई करना है कि कोई भी फलन है या नहीं है। तो एक बार अपन बाद में चेक करेंगे, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, जिसको मैंने बोला था ऊर्ध्वाधर रेखा जांच। बेटा इतनी आसान और इतनी मजेदार तरीके से यहाँ पर बता रखा है कि कोई भी फलन होगा या नहीं होगा। तो गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। यदि कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ खींच रखा है और आपको केवल ग्राफ देख करके बताना हो कि ये फलन है या नहीं है, तो आपको एक खड़ी लाइन खींचनी है, ऊभी लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन। अगर वो उस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काट दे तब तो वो फलन नहीं है, और एक ही जगह काटे तो वो फलन है। ठीक है, जरा चेक करते हैं। इसमें मैं अगर यहाँ पर एक खड़ी लाइन खींच देता हूँ, एक ही जगह कट रहा है, कट रहा है। यहाँ पे भी लाइन खींचता हूँ, एक ही जगह कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। तो एक जगह कट रहा है, इसका मतलब ये फलन है। और अगर 2 जगह कट जाता तो ये फलन नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ भी कट रहा है और यहाँ भी कट रहा है, 2 जगह कट रहा है, इसलिए फलन नहीं नहीं है। करके आप बता सकते हो फलन है या नहीं है। तो है ना? आसान मजेदार चीज है ना? हाँ। हाँ। बताओ इसमें ये फलन है क्या बेटा? ये वाला फलन है क्या? सर हाँ, पहले वाला तो है। और दूसरे वाला नहीं है। हाँ, ऐसी लाइन खींचोगे, 2 जगह कट गया, कट गया, तो ये फलन नहीं है। नहीं है। इसमें बताओ बेटा। पहले वाला है और पहले वाला है पर दूसरा नहीं। दूसरे वाला नहीं है। ये नहीं है। नहीं। इसी तरीके से वापस ये फलन है, ये फलन है और दूसरा नहीं। क्यों नहीं है? देखो 3 जगह कट रहा है। हाँ। बताओ जरा, आप बताओ इसमें कौन सा फलन है, कौन सा नहीं? फटाफट बता दो। पहले वाला है, दूसरे वाला है, तीसरे वाला नहीं है। पहले दूसरे वाला है, तीसरे वाला नहीं है। बेटा दूसरा वाला भी नहीं है, वो संबंध नहीं। तीसरे वाला फलन है, पहले वाला भी है। क्या सबको समझ आया मैंने ऐसे कैसे लिखा? अरे भाई बताओ। देखो क्योंकि बेटा, सर दूसरे वाले में 2 की माँ मतलब ये है बेटा प्रतिबिंब। अब आपसे आज से माँ को क्या बोलना है? प्रतिबिंब। तो आप देखो -2 का प्रतिबिंब 2 भी है, 2 का प्रतिबिंब 2 है। हाँ। है ना? ये तो सही बात है। प्रतिबिंब तो 2 हो सकता है, पर एक ही वैल्यू का 2 नहीं हो सकता, अलग अलग है ना। -2 का 2 है, 2 का 2, अलग अलग। एक ही संख्या के 2 प्रतिबिंब नहीं होते। तो यहाँ पर ये एक ही संख्या का 2 प्रतिबिंब है। सही कह रहे हैं। ये फलन नहीं है, ये फलन है, और ये भी फलन है। सर मैंने सही कहा ना? बिल्कुल, आपका आंसर सही था बेटा। क्यों? क्योंकि एक का प्रतिबिंब -1 भी है, एक का प्रतिबिंब 1 भी है, तो यहाँ 2 प्रतिबिंब हो गए। तो ये फलन नहीं है, बाकी ये दोनों फलन है। कोई डाउट किसी को? अरे यस और नो बेटा, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या हुआ? सर कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड अपन लिखते हैं ये वाली।
बताओ ये ग्राफ फलन है कि नहीं है? ये ग्राफ फलन है या नहीं है? नहीं है। ये ग्राफ फलन है। एक ही जगह से कट रहा है। आपने एक लाइन खींची, हरी लाइन अभी मैंने खींची, वो कितनी जगह काट रही है इसको? एक सर पॉइंट। एक काट रही है। इसका तो भी एक पॉइंट पे काट रही है। यहाँ पे खींचना तो भी एक ही पॉइंट पे काट रहा है। कहीं पर भी खींचो तो ये फलन है। बताओ जरा, ये वाला ग्राफ बताओ, फलन है कि नहीं है? है। नहीं है सर। है सर। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी लाइन खींचो वो एक ही पॉइंट पे कटे। ठीक है बेटा? ये बताओ फलन है कि नहीं है? है सर। है सर। ऐसे लाइन खींचोगे तो एक ही पॉइंट पे कट रहा है। हाँ। बताओ इसमें कौन कौन सा तो फलन है, कौन सा नहीं है? नंबर बता दो क्या होगा? ग्राफ अलग अलग तरीके के आपको नजर आ रहे हैं, कौन सा फलन है कौन सा नहीं है? हाँ, आंसर दे दो फटाफट कि कौन सा फलन है कौन सा नहीं है। एक नंबर है। एक नंबर है, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड भी है। बिल्कुल सही जवाब। थर्ड भी। थर्ड भी है। थर्ड नहीं है, थर्ड नहीं है? क्यों नहीं है? है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड सर उसके ऊपर के लाइन से खींचेंगे तो पूरा ही आएगा ना। हाँ सर, नहीं है ये तो। पता नहीं कितने पॉइंट्स पे कट जाएगा। ये फलन हो सर। नहीं है। ये फलन नहीं है। है। है सर। ये तो सातवां है ना। ये बताओ। ये नहीं है आठवां। ये नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट रहा है। ये है। नहीं था, ये है। ये फलन ये दोनों ही नहीं नहीं है है। सर, गलत वाला। ये भी नहीं है और ये भी। हाँ, अपने पता नहीं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी पढ़ेंगे कल, बाकी के जो भी पार्ट है वो कल पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। जय केसीएस, जय मिशन 90+। ओके बेटा, ओके सर। बाय, गुड बाय।